वो चूल्हे की ओर बढ़ा, उसकी नजर सामने दीवार पर टंगे हुए एक पुराने और फूटे हुए आईने पर पड़ी। उस आईने के और गाइस आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक कहानी, मैं बताऊंगी नहीं, आप देखना। एंड वो कहानी बरगद के पेड़ की। अगर आपको ये कहानी जाननी है तो आपको ये वीडियो फुल देखनी पड़ेगी। देखिए। रघु अपनी पुरानी साइकिल के पैडल मारते हुए तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। अचानक जोरदार गड़गड़ाहट होती है। बिजली की वो कड़क इतनी भयानक थी कि रघु का कलेजा मुंह को आ गया। अभी उसने संभलने की कोशिश ही की थी कि मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती। बारिश इतनी तेज थी कि रघु को सामने का रास्ता दिखना बिल्कुल बंद हो गया। घबराहट में उसने अपनी साइकिल सड़क के किनारे फेंकी और भागकर पास ही के एक विशाल और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तत्रे की ये बारिश भी अभी होनी थी। बदन जम रहा है और ऊपर से ये आफत। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। आज की रात तो घर पहुंचना नामुमकिन लग रहा है। इतनी ठंड है कि खून जम जाए। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। धुंध और बारिश के बीच उसे सामने एक पुरानी चाय की दुकान दिखी। रघु भीगते हुए अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचा। राम राम काका, एक गरम चाय मिलेगी? बहुत ठंड है। बैठो बेटा, इस मौसम में इस रास्ते पर कोई नहीं निकलता। अरे काका, अब घर तो जाना ही है। गांव जाने वाला मुख्य रास्ता बारिश की वजह से टूट गया है। क्या कोई दूसरा रास्ता है? सावधान बेटा, मुख्य रास्ता बंद है और जो दूसरा रास्ता जाता है उसे छलावे की पगडंडी कहते हैं। उस रास्ते पर जो दिखता है वह होता नहीं और जो होता है वह दिखता नहीं। अगर कोई आवाज सुनाई दे तो रुकना मत। ये सब अंधविश्वास है बाबा, मैं इन बातों को नहीं मानता। रघु उस पुरानी दुकान के एक कोने में बैठकर गर्म चाय के घूंट भरने लगा। कुछ देर बाद बारिश हल्की होती है। आसमान में बादलों की गड़गड़ाहट अब कम हो चुकी थी, लेकिन सन्नाटा पहले से कहीं ज्यादा गहरा और डरावना हो गया था। बेटा, बारिश तो रुक गई, पर याद रखना, इस अंधेरे में आंखें जो देखेंगी उस पर यकीन मत करना। हे बूढ़े लोग बस डराना जानते हैं। सीधा रास्ता तो टूटा पड़ा है। अब इसी छलावे वाले रास्ते से जाना ही एकमात्र विकल्प है। रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अपनी साइकिल उठाई और पगडंडी की ओर बढ़ गया। रघु ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपनी पूरी ताकत लगाकर साइकिल के पैडल मारने लगा। उसे लगा कि वो खतरे से दूर निकल आया है, लेकिन तभी अचानक धीरे धीरे फिर बारिश होने लगती है। इस बार हवा में एक ऐसी ठंडक थी जो हड्डियों के आर पार जा रही थी। कोहरा इतना घना हो गया कि साइकिल चलाना नामुमकिन हो गया। तभी सड़क के किनारे उसे एक पुरानी और जर्जर सी झोपड़ी दिखाई दी। रघु ने हार मान ली और ठान लिया कि आज रात घर पहुंचना मुश्किल है। उसने सोचा, इस तूफान में जान देने से अच्छा है कि यहीं कहीं सिर छिपाने की जगह ढूंढ लूं। कोई है? घर के अंदर कोई है क्या? अंदर से एक मध्यम सी पीली रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। तभी दरवाजा धीरे से चरमराहट के साथ खुला। अंदर से एक औरत बाहर आती है। जी, मैं राई हूँ। बारिश और ठंड की वजह से आगे नहीं जा पा रहा। क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ बास मिलेगी? जी हाँ, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। इस मौसम में बाहर रहना मौत को दावत देना है। झोपड़ी का माहौल कुछ ऐसा था कि रघु की घबराहट और बढ़ गई। झोपड़ी के अंदर सन्नाटा था और वो बहुत पुरानी मिट्टी से बनी हुई थी। उसकी दीवारों से सोंधी महक के साथ साथ एक अजीब सी सड़न की गंध भी आ रही थी। हैरानी की बात यह थी कि
बाहर से वो झोपड़ी बिल्कुल अच्छी और नई दिखती थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे रघु सदियों पुरानी किसी कब्र में आ गया हो। छत से मकड़ी के जाले झूल रहे थे और कोने कोने में काली परछाइयां नाच रही थी। सिर्फ चूल्हे में जलती लकड़ियों की चट चट आवाज आ रही थी, जो उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। रघु का शरीर ठंड से अकड़ रहा था और उसे तेज भूख सताने लगी थी। बाहर से तो घर कितना साफ सुथरा लग रहा था, पर अंदर तो जैसे बरसों से किसी ने झाड़ू तक नहीं लगाए। तो रघु की नजरें मांस के उन टुकड़ों पर जम गई। पर ये मांस इतना लाल क्यों है? रघु धीरे से अपनी जगह से उठता है और चूल्हे पर रखे बर्तन में क्या पक रहा है यह देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो चूल्हे की ओर बढ़ा, उसकी नजर सामने दीवार पर टंगे हुए एक पुराने और फूटे हुए आईने पर पड़ी। उस आईने के टूटे हुए कांच में जो दिखा, उसने रघु के पैरों तले जमीन खिसका दी। आईने में वो सुंदर औरत नहीं, बल्कि एक डरावनी चुड़ैल का साय दिख रहा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा सड़ा हुआ था। उसने धीरे से गर्दन घुमाकर उस औरत की ओर देखा। अब तक जो चेहरा उसे सामान्य लग रहा था, वो अचानक बदल गया। उस औरत का चेहरा अब एक चुड़ैल जैसा दिख रहा था। रघु पूरी तरह घबरा जाता है। वो बिना एक पल गवाए उस कमरे से भाग निकलता। बाहर मूसलाधार बारिश और अंधेरा था, पर मौत का खौफ उससे कहीं ज्यादा था। वो अपनी साइकिल उठाता है और पागलों की तरह भागने लगता है। रघु ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उसका कलेजा फटने को हो गया। जहां कुछ पल पहले एक अच्छी भली झोपड़ी दिख रही थी, अब वो झोपड़ी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां कोई नया घर नहीं था, बल्कि बरसों पुरानी टूटी फूटी मिट्टी की दीवारें गिरी पड़ी थी। झोपड़ी की छत ढह चुकी थी और लकड़ी के खंभे सड़कर काले पड़ गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह दशकों पहले किसी आग या हादसे में जलकर राख हो गई हो। तबाही के उस मंजर को देखकर रघु का दिमाग सुन्न हो गया था, लेकिन खौफ के बीच उसे चाय की दुकान वाले काका की कही हुई बात याद आई। उसे एहसास हुआ कि काका ने उसे पहले ही आगाह किया था। अब रघु के मन में डर से ज्यादा उस जगह का सच जानने की तड़प थी। उसे लगा कि अगर वह इस पहेली को नहीं सुलझाएगा तो ये छलावा उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कांपते हाथों से साइकिल संभालते हुए वो वापस उस चाय की दुकान की तरफ बढ़ने लगता है। बारिश अब थम चुकी थी, पर कोहरा और भी भारी हो गया था। रघु जब दुकान पर पहुंचा तो काका अभी भी वहीं बैठे आग ताप रहे थे, जैसे वे रघु के ही लौटने का इंतजार कर रहे हों। लौट आए बेटा। चेहरे की रंगत बता रही है कि तुम उस मलबे के ढेर से होकर आए हो जिसे लोग कभी झोपड़ी समझते थे। काका, वो क्या था? वो झोपड़ी पल भर में खंडर कैसे बन गई? मुझे सब सच बताइए। आखिर उस चुड़ैल के पीछे की कहानी क्या है? बेटा, आज से करीब 10 साल पहले इस रास्ते पर एक छोटा सा ढाबा हुआ करता था। उस ढाबे को एक औरत और उसका पति चलाते थे। वे बहुत गरीब थे, पर नेक दिल थे। मुसाफिरों की सेवा करना ही उनका धर्म था। दिन भर ढाबे पर मेहनत करते और शाम को जब सूरज ढल जाता है तो बिरजू अपना ढाबा बंद करके घर की तरफ जाने लगता है। गीता देख, आज अच्छी कमाई हुई है। धीरे धीरे हम इस पैसे से अपना ढाबा और बड़ा करेंगे। मेहनत का फल है जी। बस ऐसे ही बरकत बनी रही तो अगले साल हम छत पर पक्की चादर डलवा लेंगे। फिर बारिश में पानी टपकने की चिंता नहीं रहेगी। हाँ, और ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड भी लगवाऊंगा, बिरजू गीता का शुद्ध ढाबा। लोग दूर दूर से यहाँ खाना खाने आएंगे। वह अपनी कमाई हुई रकम को एक लोहे की छोटी तिजोरी में बड़े जतन से रखते। दोनों खुश थे। रात को वे दोनों खाना खाकर चैन की नींद सो जाते, ये सोचकर कि कल का सूरज एक नई उम्मीद लेकर आएगा। अगली सुबह बिरजू तैयार हुआ। उसे शहर से ढाबे का राशन लाना था।
सुनिए जी, मसाले और तेल खत्म होने वाले हैं। ये रही सामान की लिस्ट, कुछ भूलना मत। तू फिक्र मत कर गीता, शाम तक सारा सामान लेकर लौट आऊंगा। तब तक तू सावधानी से ढाबा संभालना। बिरजू सामान लेने के लिए बाजार की ओर निकल गया। गीता ढाबे पर गरम गरम समोसे तल रही थी और दूसरी तरफ ग्राहकों से व्यापार की बातें करती थी। बिरजू सामान लेकर जब बाजार से लौटा तो शाम हो चुकी थी। दोनों खुश थे, मिलकर ढाबे पर काम करने लगे। ग्राहकों की सेवा करते करते रात हो गई। उस दिन कमाई बहुत अच्छी हुई थी। दोनों ने अपना थैला समेटा और पैसे लेकर घर की ओर निकल पड़े। उसने सोचा कि आज कमाई अच्छी हुई है। वो बाजार से ताजा मांस लेकर घर जाती है। घर पहुंचकर गीता रसोई में खाना बनाने लगी। बिरजू दिन भर की थकान के बाद बिस्तर पर लेटा हुआ था। घर का दरवाजा खुला था। तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे घर में घुस आए। उन्होंने सीधा उस तिजोरी पर धावा बोल दिया। तिजोरी के हिलने की आवाज सुनकर बिरजू देखने गया तो देखा कि लुटेरे तिजोरी से पैसे निकाल रहे हैं। वह निहत्था ही उन लुटेरों से भिड़ गया और उन्हें मारने लगा। दूसरे लुटेरे ने भारी हथियार से और उसका सर फोड़ दिया। बिरजू खून से लथपथ होकर वहीं गिर पड़ा। अपने पति की चिल्लाने की आवाज सुनकर गीता रसोई से भागती हुई आई। उसने बिरजू को जमीन पर तड़पते देखा तो उसकी चीख निकल गई, लेकिन उन दरिंदों को दया नहीं आई। उन्होंने गीता के सिर पर भी उसी हथियार से जोरदार वार किया। पल भर में वो हंसता खेलता घर शमशान बन गया। लुटेरों ने उन दोनों की हत्या कर दी और पैसे लेकर अंधेरे में गायब हो गए, लेकिन गीता की रूह वहीं भटकती रह गई। काका की बातों ने रघु के दिमाग में उथल पुथल मचा दी थी। काका, अगर वो औरत मर चुकी है तो वो मांस कहाँ से लाती है? और वो चूल्हा आज भी कैसे जल रहा है? क्या वो जगह सच में अस्तित्व में है? काका की आंखें अचानक रघु के पीछे किसी चीज पर टिक गई। पीछे मुड़ो रघु, वो तुम्हें बुला रही है। रघु कांपते हुए जैसे ही पीछे मुड़ता है, उसकी चीख गले में ही दब गई। उसके सामने वही भयानक चेहरा था, लाल आंखें, बिखरे बाल। रघु घबराकर वापस काका की ओर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी काका भी वहां से अचानक गायब हो गए। वो दुकान, वो लालटेन, वो अलाव, सब कुछ पल भर में धुएं की तरह उड़ गया और रघु बेहोश होकर गिर पड़ा। हेलो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो इम्पोर्टेंट है, वो तो आपने करना ही करना है। ठीक है, बाय बाय।